माटी की महक और दीप की लौ। रौनकपुर गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर के घंटे की आवाज़ से शुरू होती थी। गांव के मुहाने पर बना एक पुराना मिट्टी और ईंटों से जुड़ा कच्चा पक्का मकान था। मकान के आंगन में नीम का एक विशाल फलदार पेड़ खड़ा था, जिसकी सघन छांव पूरे घर को ढके रहती थी। इसी नीम के पेड़ के ठीक नीचे 50 वर्षीय मोहनलाल अपनी पुरानी सिंगर सिलाई की मशीन लेकर बैठते थे। पैडल पर चलते उनके पैर और हाथ में दबा कपड़ा, यही मोहनलाल की पूरी जिंदगी की लय थी। उनके चेहरे पर समय ने अपनी महीन रेखाएं उकेर दी थीं, जो उनके जीवन के कड़े संघर्षों की गवाह थीं। लेकिन जब भी वो सिर उठाकर अपने बेटे समीर को देखते, तो उनकी थकी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक और गर्व तैर जाता था। मोहनलाल की पत्नी मधुमती एक सीधी साधी ममतामयी स्त्री थीं। उनका पूरा संसार अपने पति और इकलौते बेटे के आसपास घूमता था। मधुमती सुबह सुबह नीम की सूखी पत्तियों को समेटती, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती और फिर रसोई में समीर के लिए गर्मा गर्म रोटियां और मट्ठा तैयार करती। गांव के लोग अक्सर मोहनलाल के पास बैठकर अपनी कमीज या कुर्ते सिलवाने आते थे। चाय की चुस्कियों के साथ गांव की चौपाल जमती। रौनकपुर के लोगों की एक आम सोच बन चुकी थी। गांव से जितने भी होनहार बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में शहर या विदेश गए, वो फिर कभी लौट कर नहीं आए। गांव के दबंग और ताने कसने में माहिर सुखीराम, गांव के पूर्व सरपंच, अक्सर मोहनलाल को देखकर कहते, मोहनलाल जी, दिन रात सिलाई की मशीन चलाकर हाथ पैर तुड़वा रहे हो। समीर को शहर के इतने बड़े कॉलेज में भेज तो दिया है, लेकिन याद रखना, शहर की हवा बड़ी ख़राब होती है। जब उसकी जेब में बड़े लोगों वाला पैसा आएगा, तो ये धूल भरा रौनकपुर और आपकी सिलाई मशीन उसे याद नहीं रहेगी। विदेश भाग जाएगा। फिर जब तुम दोनों बूढ़े किसी दिन दुनिया से उठ जाओगे, तब आएगा गांव में कोई स्कूल या अस्पताल बनवाकर अपनी आत्मा को दिलासा देने। मोहनलाल अपनी सिलाई मशीन की चाल धीमी करते, अपनी चश्मे के फ्रेम को नाक पर थोड़ा ऊपर खिसकाते और बेहद सौम्यता से मुस्कुराते हुए कहते, सुखीराम जी, पेड़ की शाखें कितनी भी ऊंची उड़ लें, मगर अगर उसकी जड़ें ज़मीन में गहरी धंसी हों, तो तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। समीर मेरा बेटा बाद में है, मेरी परवरिश का आईना पहले है। समीर बचपन से ही गांव के अन्य बच्चों से अलग स्वभाव का था। जब दूसरे बच्चे खेतों में गुल्ली डंडा खेलते या नदियों में डुबकी लगाते, तब समीर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर विज्ञान और गणित की मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता था। वो अक्सर अपने पिता से पूछता, पिताजी, ये सिलाई की मशीन बिना पैडल मारे क्यों नहीं चलती? क्या हम इसमें कोई मोटर नहीं लगा सकते? मोहनलाल उसके मासूम सवाल पर हंस पड़ते और कहते, बेटा, जब तू बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, तब इस मशीन को ही नहीं, पूरे गांव के नसीब की मशीन को अपनी अकल से चलाने योग्य बनाना। समीर ने अपनी मेहनत, लगन और माता पिता के त्याग के बलबूते राज्य के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री प्रथम श्रेणी में हासिल की। वो दिन रौनकपुर के लिए ऐतिहासिक था। जब समीर पहली बार अपनी डिग्री और नौकरी का ऑफर लेटर लेकर गांव पहुंचा, तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा था। मोहनलाल की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी सिलाई की दुकान बंद करके पूरे गांव में अपने हाथों से जलेबियां बांटी थीं। समीर ने शहर की एक मशहूर बहुराष्ट्रीय कंपनी में 2 साल तक काम किया। उसकी बुद्धिमत्ता, नई सोच और काम के प्रति लगन को देखकर कंपनी ने उसे जर्मनी के म्यूनिख शहर में स्थित मुख्य अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर में वरिष्ठ सॉफ्टवेयर एवं रोबोटिक्स इंजीनियर के पद पर भेजने का निर्णय लिया। जर्मनी जाने की खबर जब घर पहुंची, तो मधुमती का दिल बैठ गया। एक माँ का मन भला अपने इकलौते बेटे को हजारों मील दूर 7 समंदर पार कैसे जाने देता। एक रात जब चूल्हे की आग बुझ चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था, मधुमती ने समीर से कहा, बेटा, शहर तक तो ठीक था, कम से कम ट्रेन पकड़कर एक दिन में आ जाता था। अब ये जर्मनी, इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या अपने देश में पैसों की कमी है?
समीर ने अपनी माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया और बहुत प्यार से कहा, माँ, मैं वहाँ पैसा कमाने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक तकनीक सीखने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जो देश हमसे आगे है वह ऐसा क्या करते हैं। आप चिंता मत करो, आपकी ममता की डोर इतनी मजबूत है कि मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, खींचा चलाऊंगा। मोहनलाल ने मधुमती को ढाढ़स बताते हुए कहा, मधुमती, परिंदे को जब कुदरत पंख देती है तो उसका हक पूरे आसमान पर होता है। तू बेटे का रास्ता मत रोक। फिर उन्होंने समीर के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, ऊंचाई पर उठते समय नीचे की ज़मीन धुल्ली नहीं दिखनी चाहिए। जो इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है उसका पतन तय है। समीर ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और अपनी नई यात्रा के लिए रवाना हो गया। जर्मनी का म्यूनिख शहर, जहाँ की साफ सुथरी सड़कें, गगनचुंबी इमारतें, अनुशासित जीवन और आधुनिक तकनीक किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। समीर को वहाँ एक शानदार अपार्टमेंट, एक बेहतरीन कार और बहुत आकर्षक वेतन मिला। जर्मनी में समीर के साथ काम करने वाले विदेशी साथी जैसे निकोलस और एलिजाबेथ समीर की कार्यकुशलता के कायल थे। वो अक्सर समीर से कहते, समीर, तुम इंडिया वापस क्यों जाना चाहते हो? जर्मनी में जीवन कितना आसान और सुरक्षित है। यहाँ की सरकार, यहाँ की विश्वास, सेवाएं और पर्यावरण सब कुछ नंबर 1 है। तुम अपने माता पिता को भी यहीं बुला लो और पक्के तौर पर नागरिकता, सिटीजनशिप ले लो। समीर हमेशा खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी मुस्कान के साथ कहता, निकोलस, ये शहर बहुत खूबसूरत है लेकिन यहाँ मेरी आत्मा नहीं बसती। मेरे माता पिता का जीवन उस छोटे से गांव की माटी से जुड़ा है। वो यहाँ के आलीशान बंद कमरों में घुट जाएंगे और फिर अगर हर पढ़ा लिखा इंसान अपना देश छोड़कर यहीं बस जाएगा तो मेरे गांव की तस्वीर कौन बदलेगा? जर्मनी में रहते हुए समीर ने अपनी दिनचर्या का एक नियम कभी नहीं तोड़ा। जर्मनी में जब दोपहर के 2 बजते थे तो इंडिया में शाम के 6:30 बज रहे होते थे। समीर हर रोज़ उस वक्त अपने काम से ब्रेक लेता और अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात करता। उसने गांव वाले घर में हाई स्पीड वाईफाई और एक बड़ा टैबलेट भिजवा दिया था ताकि उसके अनपढ़ माता पिता को सिर्फ एक बटन दबाना पड़े। हर शाम गांव के लोग जब मोहनलाल के घर के सामने से गुजरते, वो देखते कि मोहनलाल और मधुमती हाथ में टैबलेट लिए हंस हंस कर समीर से बातें कर रहे हैं। समीर उन्हें जर्मनी की सड़कें, वहाँ की बर्फबारी और अपनी लैब दिखाता। गांव के लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह जाते। सुखीराम जैसे लोग अभी भी ताने मारते, देखना 2 दिन का नाटक है, जब कोई विदेशी में मिल जाएगी ना तो फ़ोन की घंटी बजना भी बंद हो जाएगी। यही होता आया है। लेकिन दिन, महीने और साल बीतते गए। 5 साल गुजर गए पर समीर का नियम नहीं बदला। वो हर साल अपनी 1 महीने की छुट्टी बचा कर रखता और साल में 2 बार सीधे रौनकपुर आता। जब वो गांव आता तो महंगे सूट छोड़कर साधारण कुर्ता पैजामा पहनता, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ के हाथों की बनी चाय पीता और गांव के बच्चों को अपने साथ बैठाकर उन्हें सौर ऊर्जा, रोबोट और दुनिया की नई नई खोजों के बारे में बताता। जीवन हमेशा एक सी सीधी रेखा में नहीं चलता। वर्ष 2024 के अंत में जब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, मोहनलाल की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। अत्यधिक ठंड और उम्र के प्रभाव के कारण उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ़ होने लगी। गांव के छोटे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने केवल 1-2 गोलियां देकर शहर ले जाने की सलाह दी। जब मधुमती उन्हें लेकर शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि मोहनलाल को फेफड़ों का गंभीर संक्रमण है और उनके दिल पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल का खर्च लाखों में था। मधुमती बेबस होकर अस्पताल के गलियारे में बैठकर रोने लगी। उन्होंने भारी मन से समीर को फ़ोन किया। उस समय जर्मनी में आधी रात थी। माँ की रोती हुई आवाज़ सुनते ही समीर का कलेजा मुंह को आ गया। मधुमती ने रोते हुए कहा, समीर बेटा, तेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है।
डॉक्टर बहुत पैसों की मांग कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समीर ने बिना एक पल गवाए कहा, माँ, आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं पहली फ़्लाइट से आ रहा हूँ। पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत करना। समीर ने तुरंत म्यूनिख से दिल्ली की टिकट बुक की। उसने अपने बैंक खाते में जमा अपनी 5 सालों की पूरी कमाई को इंडिया के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया। कंपनी के बड़े अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होने वाली थी। लेकिन समीर ने साफ कह दिया, मेरे लिए मेरे पिता का जीवन दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। अगले 24 घंटे समीर के लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। वो फ्लाइट में बैठकर लगातार ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। जब वो अस्पताल पहुंचा तो मोहनलाल वेंटिलेटर पर थे और मधुमती बदहवास हालत में थी। समीर ने डॉक्टरों की पूरी टीम से बात की। उसने न केवल अस्पताल के सारे बिल चुकाए, बल्कि म्यूनिख के बड़े प्लाज्मोनोलॉजिस्ट, फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉल के ज़रिए भारतीय डॉक्टरों की बात कराई, ताकि सबसे बेहतरीन इलाज हो सके। अगले 3 हफ्तों तक समीर अस्पताल के उसी ठंडे फर्श और स्ट्रेचर पर सोया। उसने अपने हाथों से अपने पिता के स्पंज से शरीर को साफ किया, उन्हें समय पर दवाइयाँ दी, और जब मोहनलाल को होश आता तो समीर उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर बैठ जाता और कहता, पिताजी, आंखें खोलिए, देखिए आपका समीर आपके पास है। गांव से मोहनलाल को देखने आए सुखीराम और अन्य ग्रामीण ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। वो स्तब्ध थे। उन्होंने आज तक गांव में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जो लड़के शहर जाकर 2-4 हज़ार कमाने लगते थे, वो भी अपने बूढ़े माँ बाप को अस्पताल में अकेला छोड़ देते थे। और यहाँ एक लड़का जो लाखों रुपए महीने कमाता था, जर्मनी जैसी जगह छोड़कर अपने पिता के पैरों के पास बैठा उनकी सेवा कर रहा था। समीर की अटूट सेवा, बेहतरीन डॉक्टरी इलाज और मधुमती की प्रार्थनाओं ने असर दिखाया। मोहनलाल की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। 1 महीने के लंबे संघर्ष के बाद डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर घोषित कर दिया और घर ले जाने की परमिशन दे दी। जब मोहनलाल को एम्बुलेंस से रौनकपुर वाले घर लाया गया तो पूरे गांव में एक अलग ही माहौल था। घर के सामने नीम का पेड़ वैसे ही खड़ा था। मोहनलाल अपने कच्चे कमरे में खाट पर लेटे हुए थे। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे को देखकर एक नई चमक थी। उन्होंने समीर को अपने पास बुलाया और उसके हाथ को चूमते हुए कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, तूने मुझे यमराज के मुंह से खींच निकाला। तूने अपनी जमा पूंजी मेरे इलाज में बहा दी, लेकिन अब तू जर्मनी वापस जा। तेरी कंपनी वाले तुझे ढूंढ रहे होंगे। तेरा करियर बहुत बड़ा है, मेरी वजह से उसे ख़राब मत कर। समीर ने अपने पिता के चेहरे को देखा, फिर अपनी माँ की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर इतने दिनों के तनाव के बाद अब शांति आई थी। समीर मुस्कुराया। उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और अपने पिता के हाथों में रख दिया। ये क्या है बेटा? मोहनलाल ने पूछा। पिताजी, ये मेरा इस्तीफ़ा पत्र, रेजिग्नेशन लेटर है। मैंने जर्मनी की अपनी नौकरी से हमेशा के लिए इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने अपनी कंपनी को अपना अंतिम नोटिस भेज दिया है। समीर ने बेहद शांत और गंभीर स्वर में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मधुमती चौंक कर बोली, ये क्या कह रहा है समीर? तूने अपनी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, इतना बड़ा अफसर का पद छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे? समीर उनके पास ज़मीन पर बैठ गया और उनके घुटनों पर अपना सिर रखते हुए बोला, माँ, पिताजी, जब मैं अस्पताल के आईसीयू के बाहर बैठा था, तब मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। हम लोग पैसों के पीछे, सफलता के पीछे, बड़ी गाड़ियों और आलीशान मकानों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब अपनों की सांसें उखड़ने लगती हैं तो दुनिया की कोई दौलत काम नहीं आती। अगर आज मेरे पास अरबों रुपए भी होते और मैं म्यूनिख में बैठकर सिर्फ पैसे भेज देता, तो क्या पिताजी को वो स्पर्श, वो हिम्मत मिल पाती? नहीं। गांव के लोग अक्सर कहते हैं कि बेटा विदेश जाकर माँ बाप को भूल जाता है, और जब वो मर जाते हैं तो पाप धोने के लिए गांव में उनके नाम की तख्ती लगाकर वही स्कूल
या अस्पताल बनवा देता है। मैं जीते जी आप दोनों के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। मुझे पत्थरों की इमारतों पर आपका नाम नहीं लिखवाना। मुझे आपके जीवित रहते आपकी आंखों में गर्व देखना है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब कभी विदेश नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मिट्टी में रहूंगा, आपके पास रहूंगा। मोहनलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने समीर को गले से लगा लिया। उस दिन पिता और पुत्र के उस आलिंगन ने साबित कर दिया कि दुनिया में संस्कारों से बड़ा कोई धन नहीं होता। समीर का नौकरी छोड़ना कोई भावुक या जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। वो एक दूरदर्शी इंजीनियर था। उसने अपनी 5 साल की बचत का एक हिस्सा पिता के इलाज में लगाया था और बाकी हिस्से से उसने अपने गांव रौनकपुर को बदलने का एक ठोस ढांचा तैयार किया। उसने देखा कि गांव में दो सबसे बड़ी समस्याएं थीं। पहली, युवाओं में हुनर और आधुनिक शिक्षा की कमी, और दूसरी, किसानों को उनकी फसल का सही मोल न मिलना। समीर ने गांव में कोई नया स्कूल या अस्पताल की इमारत नहीं खड़ी की, क्योंकि रौनकपुर में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय और एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र पहले से बना हुआ था, जो केवल रखरखाव और आधुनिक तकनीकों की कमी के कारण बदहाल थे। समीर का मानना था कि नई इमारतें खड़ी करने से बेहतर है पुरानी व्यवस्थाओं में जान फूंकना। समीर ने गांव के पुराने पंचायत भवन की मरम्मत कराई और वहां 20 आधुनिक कंप्यूटरों के साथ एक वाईफाई से लैस लैब स्थापित की। वो गांव के गरीब बच्चों और युवाओं को हर शाम मुफ्त में कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने लगा। गांव के वो लड़के जो पहले चौराहे पर बैठकर ताश खेलते थे या फ़ोन पर समय बर्बाद करते थे, वो अब कंप्यूटर पर कोडिंग करने लगे। समीर ने अपनी जर्मनी की पुरानी कंपनी से संपर्क करके अपने कुछ होनहार ग्रामीण छात्रों को घर बैठे वर्क फ्रॉम होम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स दिलवाने शुरू किए, जिससे गांव के युवाओं को घर बैठे 15 से 20 हज़ार रुपये महीना मिलने लगा। समीर ने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC को आधुनिक मशीनों से लैस किया। उसने वहां ECG मशीन, डिजिटल BP शुगर जांच मशीनें अपने खर्चे से लगवाईं। उसने जर्मनी और दिल्ली के अपने डॉक्टर दोस्तों की मदद से एक टेलीमेडिसिन नेटवर्क स्थापित किया। अब रौनकपुर के किसी भी गरीब किसान या बूढ़े व्यक्ति को अपनी बीमारी के लिए शहर के महंगे चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। वो प्राथमिक केंद्र में आते। समीर अपने लैपटॉप से शहर या विदेश के बड़े डॉक्टरों को ऑनलाइन जोड़ता और मरीज का तुरंत सही और मुफ्त इलाज शुरू हो जाता। समीर ने गांव के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक और जैविक ऑर्गेनिक खेती की तरफ मोड़ा। उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम रखा गया रौनकपुर किसान। इस ऐप के ज़रिए गांव के किसान अपनी सब्जियों, अनाज और दूध को बिना किसी बिचौलिए मिडिलमैन के सीधे दिल्ली और लखनऊ के बड़े सुपरमार्केट और सोसाइटियों में बेचने लगे। इससे किसानों की कमाई दोगुनी हो गई। समीर ने अपने पिता की सिलाई मशीन की प्रेरणा से एक छोटा सोलर पैनल आधारित कुटीर उद्योग भी शुरू कराया, जहां गांव की महिलाएं कपड़े के थैले और हस्तशिल्प बनाकर ऑनलाइन बेचने लगीं। 2 साल बीत गए। वर्ष 2026 की एक गुनगुनाती धूप वाली सुबह थी। रौनकपुर अब वो पुराना, पिछड़ा और गुमनाम गांव नहीं रह गया था। अब रौनकपुर को पूरे प्रदेश में एक आदर्श मॉडल डिजिटल विलेज का दर्जा मिल चुका था। आसपास के ज़िलों से प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकार ये देखने आते थे कि कैसे एक अकेले युवा इंजीनियर ने बिना किसी सरकारी बड़े अनुदान के केवल अपनी सोच और हुनर से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। गांव के मुहाने पर नीम का वो विशाल पेड़ आज भी वैसा ही हरा भरा खड़ा था। उसके नीचे मोहनलाल अपनी पुरानी सिलाई की मशीन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब वो बीमारियों से पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उनके पास ही मधुमती बैठी गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के नए गुर सिखा रही थीं। समीर अपने लैपटॉप पर गांव के कुछ बच्चों को रोबोटिक्स का एक नया मॉडल समझा रहा था। बच्चों की आंखों में वही चमक थी जो कभी बचपन में समीर की आंखों में हुआ करती थी।
तभी सड़क से गुजरते हुए सुखीराम पूर्व सरपंच वहां आकर रुक गए। उनके साथ गांव के 2-3 और बुजुर्ग भी थे। सुखीराम की आंखों में अब वो पुराना तंज या कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा पश्चाताप और सम्मान का भाव था। सुखीराम ने मोहनलाल के पास आकर अपने हाथ जोड़े और रूंधे हुए गले से बोले, मोहनलाल जी, आज मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। सालों पहले मैंने इसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आपसे कहा था कि आपका बेटा विदेश जाकर आपको भूल जाएगा और आपके मरने के बाद कोई अस्पताल खोलकर इतना अपना पाप धोएगा। लेकिन आपके बेटे समीर ने मेरी इस घटिया सोच के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा है जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुखीराम ने समीर की तरफ देखा और बोले, समीर बेटा, तुमने सिर्फ अपने माता पिता की जान नहीं बचाई, तुमने इस पूरे गांव के सैकड़ों बेटों को सही दिशा दे दी। तुमने ये साबित कर दिया कि माता पिता की असली पूजा उनके जीते जी उनकी सेवा करना है, और सच्चा देशभक्त वो है जो अपनी विद्या का लाभ अपनी माटी को दे। मोहनलाल अपनी मशीन का पैडल रोककर खड़े हुए। उन्होंने सुखीराम के कंधे पर हाथ रखा और बहुत गर्व से कहा, सुखीराम जी, समाज में ये रीत बन गई थी कि लोग माँ बाप के जाने के बाद उनकी याद में बड़े बड़े पत्थर के स्मारक बनवाते हैं, भंडारे करवाते हैं या इमारतों पर नाम लिखवाते हैं। लेकिन मेरे समीर ने मुझे जीते जी स्वर्ग दिखा दिया। सच्ची प्रेरणा ये नहीं है कि हम मरने के बाद किसी के नाम की तख्ती लगाएं। सच्ची प्रेरणा ये है कि हम अपने माता पिता के सामने उनके दिए संस्कारों को जीकर दिखाएं। जो दीप अपनी माटी को रोशन करे वही असली दीपक है। सूरज की सुनहरी किरणें नीम की पत्तियों से छनकर पूरे आंगन में बिखर रही थीं। हवा में मिट्टी की एक सौंधी और पवित्र महक थी। समीर ने मुस्कुराकर अपने पिता और माँ के पैर छुए। उसने साबित कर दिया था कि सफलता केवल पैसों के आंकड़ों में नहीं मापी जाती। सफलता इसमें मापी जाती है कि आपने अपने जीवन से कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है और अपने माता पिता के चेहरे पर कितना गर्व महसूस कराया है। कहानी की सीख, माता पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी याद में इमारतें बनवाने या दिखावा करने से कहीं अधिक पुण्य का काम है उनके जीवित रहते उनका सम्मान करना, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना और उनके साथ समय बिताना। बहुत सारा पैसा कमाकर विदेश में बस जाना ही सफलता नहीं है। असली सफलता वो है जब आप अपनी शिक्षा, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग अपनी जड़ों और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। नया ढांचा खड़े करना, जैसे नया स्कूल या अस्पताल बनाना, से कहीं अधिक समझदारी और प्रभाव मौजूदा संसाधनों को आधुनिक बनाने, लोगों को हुनरमंद बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।